हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सीए फाइनल का चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक आईपीसीसी में भी हम सबने पढ़ा हुआ है। ये आईपीसीसी में जो था ये लगभग कैलकुलेशन वाला था। अभी इसमें हमें एनालिसिस करना है कि एग्जैक्टली है क्या ये सब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो हम बजट सेट करते हैं और उसके बाद जो एक्चुअल डेटा आता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्यों है, इन दोनों का रीज़न क्या है। जो डिफरेंस आता है, अगर मैंने 100 रुपये डिसाइड किया और अगर मेरा एक्चुअल कॉस्ट 110 रुपये लगे, तो 10 रुपये वेरिएंस क्यों है, चेंजेस क्यों है। इसके लिए हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसका रीज़न जानने के लिए, उस रीज़न को ओवरकम करने के लिए। तो पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ पहले बेसिक वेरिएंसेस है। ये बता दूँ, ये चैप्टर का सबसे मेजर पोर्शन है। अगर आपका ये क्लियर है तो आपका मेजॉरिटी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर हो जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें एनालिसिस करना है। ये हम आईपीसीसी में पढ़ लेते हैं बेसिक वेरिएंसेस, इसका हमें एनालिसिस करना है। अभी एनालिसिस में सीए फाइनल में एससीएमपी में क्या एग्जैक्टली कवर है। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, ये एक न्यू टॉपिक है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो वेरिएंस एनालिसिस होता है एक वो है। लर्निंग कर्व का टॉपिक है। रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच है। वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग है। वेरिएंस एनालिसिस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है। सर्विस सेक्टर में क्या है और पब्लिक सेक्टर में क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग में दो मेथड्स है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम और एक एब्सॉर्प्शन सिस्टम। ये हम रिकंसिलेशन के साथ ही पढ़ेंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस के और बिहेवियरल इश्यूज क्या क्या है। ठीक है। और लास्ट एक टॉपिक है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये अपना कवरेज है चैप्टर का। तो चलिए, ओके, सो वेलकम बैक। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की, हम पढ़ने वाले बेसिक वेरिएंसेस, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक वेरिएंसेस। अब मैं आपको एक पेज पे समझा दूँ कि बेसिक वेरिएंसेस कौन से मेरा पेन, हाँ ये रहा, हाँ बेसिक वेरिएंसेस। डेफिनेटली ये सारी नोट्स जो मैंने बनाई हैं आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, इसकी लिंक नीचे दे दूंगा। सो बेसिक वेरिएंसेस में जैसे हमने पहले पढ़ा है सेल्स। ये चार्ट तो सबने पढ़ा होगा, इसे हम बोलते थे लिवरेज चार्ट, लिवरेज चार्ट है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और भी कोई अदर वेरिएबल अगर ओवरहेड है वो आते थे। ये करने के, इसको लेस करने का आता था कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट माइनस करने का आता था अपना प्रॉफिट। कुछ नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यही सब है। हमें ये जो बजट बनाते हैं सबसे स्टार्टिंग में, हमने जो भी बजट बनाया, हमने समझो यार 100 रुपये किया, यहाँ अगर 20 रुपये या 20 रुपये या 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया अपना 50 रुपये, और अपना 10 रुपये करें तो अपना नेट प्रॉफिट आ गया 40 रुपये। बट एट दी एंड अगर हमने एक्चुअल डेटा देखा तो हमारा सेल्स हो गया 150, वेरिएबल लग गया हमें 25 रुपये का, डायरेक्ट लेबर लग गया 40 रुपये का, वेरिएबल 15 रुपये का, तो कितना हो गया 40 40 80, 80 माइनस 150 20 और 50 70। फिक्स कॉस्ट हमारा लग गया 15, कितना आ गया 60 55। अभी ये जो डिफरेंस है ना, हमें इसी को रिकंसाइल करना है, या जो बोलो कि ये डिफरेंसेस क्यों है हर किसी में, जैसे यहाँ 5 रुपये का डिफरेंस, ये इसको बोलते हैं वैरिएंस। ये चेंज क्यों है, हमें ये पढ़ना है बेसिकली। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मैंने यहाँ लिखा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, उसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आया प्रॉफिट। अभी ये अगर आप देख रहे हो तो ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो हमने बनाया वो, ये एक्चुअल डेटा, और ये बीच की चीज़ क्या है, नहीं आप बोलोगे ये है रिवाइज स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये बनाना सीख जाते हो, आगे बताऊंगा मैं, अभी तो खाली है, या अगर आप सीख जाते हो ना तो आपका मेजॉरिटी पोर्शन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर हो जाएगा। अभी ये बनाते कैसे, क्योंकि ओरिजिनल तो हमने साल के स्टार्टिंग में बना दिए, एक्चुअल क्या है ये भी हमारे पास डेटा है, इसका डेटा नहीं, ये तो हमें क्रिएट करना है, ये तो हमें बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए कुछ है, डेटा है, मतलब कुछ लगेगा अपने को, फॉर्मूलेज लगेंगे, कुछ लगेंगे, अभी हम वो पढ़ते हैं। जैसे अभी अपन पहले सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, इसमें से अपन एक एक उठाते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मटेरियल से। तो मटेरियल का पहले समझ लेते हैं अपन कि मटेरियल, अभी ये समझो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला है, MANUF मैन्युफैक्चरिंग, या कोई रिटेल वाला है, यार ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैन्युफैक्चर भी कर सकता है, रिटेलर भी कर सकता है।
तो मैन्युफैक्चरर के लिए मटेरियल क्या होगा? रॉ मटेरियल, और इसके लिए तो फिनिश गुड्स ही होगा। तो हम मैन्युफैक्चरिंग का देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, तो हमें देखना है कि यार ये मटेरियल वेरिएंसेस क्या क्या होते हैं। मतलब मटेरियल में मैंने स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया कि यार मुझे 100 रुपये का मटेरियल चाहिए, और जब मैंने एक्चुअल डेटा देखा तो 150 रुपये का आया। वो 100 का बजट किया था मैंने, और आया एक्चुअल 150 रुपये का। तो जब साल के आखिरी में देखा तो यार ये मेरा 50 रुपये का तो लॉस हो गया, एडवर्स है। एडवर्स मतलब निगेटिव है यार, 50 रुपये ज़्यादा लग गए। तो अगर ऐसा रहा तो हम तो क्या डिसीजन लेके एट द एंड, यार हमें रॉ मटेरियल चेंज करना है, हमें ये मटेरियल नहीं चाहिए, हमारा 50 रुपये इसमें लॉस हो रहा है। बट हमने तो ये एनालाइज ही नहीं किया कि एक्चुअली हो किसकी वजह से रहा है ना। क्योंकि ये 50 रुपये या तो रेट की वजह से भी हो सकता है, रेट बढ़ गया, या तो हो सकता है क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी। तो इसको एनालिसिस करने के लिए आता है मटेरियल वैरिएंसेस के कैलकुलेशन, जिसमें हम पहले निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। अभी कॉस्ट वैरिएंस का ये तो आप भी थोड़ा सोचिए कि कॉस्ट वैरिएंस क्या होगा। यार मैंने साल के स्टार्टिंग में सोचा था कि समझो 1000 रुपये लगेगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, ठीक है। ये मेरा बजट है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जो मैंने सोचा कि साल के स्टार्टिंग में मेरे को 1000 रुपये लगेगा एक यूनिट के लिए, समझो। साल के एंड में देखा मैंने कि यार मुझे लग गए 1200 रुपये। तो मैंने सोचा था इतना और मैंने पे किया इतना, तो तुम्हें नहीं लगता हमने 200 रुपये ज़्यादा पे कर दिया? अब ये 200 रुपये जो हमने ज़्यादा पे कर दिया, ये तो हो गया कॉस्ट वेरिएंस। ये जो टोटल है ये एक, तो ये हो गया कॉस्ट वेरिएंस। हमें पता चल गया कि 200 रुपये हमने ज़्यादा पे कर दिया, हमारे का कॉस्ट वेरिएंस, हमारा एक्सपेंस है ये कॉस्ट। तो ये हो गया 200 एडवर्स, समझो। तो ये 200 एडवर्स क्यों आया? अब इसके लिए ना इसका बाइफर्केशन है, ठीक है। तो एक होता है रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस बोल दो या प्राइस वेरिएंस बोल दो, एक ही है। देखिए नाम सब फॉर्मूले में अलग अलग है, बट मीनिंग सबके एक ही है अगर आप ओवरऑल पिक्चर में देखोगे तो। और ये है यूसेज वेरिएंस। अब आप बोलेंगे ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या नई चीज आगे भाई, इसको समझाओ। तो यूसेज वेरिएंस है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर की, प्रोडक्शन मैनेजर, और ये होती है परचेस मैनेजर की। अब ये दोनों कौन होते हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जब कोई रॉ मटेरियल कुछ बनाना होता है, हमें समझो मुझे कोई एक मेरा प्रोडक्ट है एक्स, मुझे उसको बनाना है, और मुझे उसको बनाने के लिए समझो लगने वाला है 1000 क्वांटिटी KG, ठीक है। तो कितने 1000 क्वांटिटी लगेगा मुझे 1000 यूनिट बनाने के लिए एक्स के। तो मैं क्या प्रोडक्शन मैनेजर के पास, मैंने बोला कि प्रोडक्शन मैनेजर साहब मेरे को ये बार 1000 एक्स की क्वांटिटी बनानी है। तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि इसके लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा? तो उसने बोला सर हम वैसे तो एक एक्स यूनिट बनाने के लिए हम 1 kg यूज़ करते हैं। तो उसने बोला ठीक है, तो 1000 यूनिट बनाने के लिए 1000 kg। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पक्का है आप? और उसने बोला 1000 kg लगेगा सर। तो ठीक है, बट मैंने उसको बोला देख देख भाई, 1000 के ऊपर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा तो ना उसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसने बोला ठीक है। तो हमने बोल दिया एक्स को कि भाई तू एक्स बनाने के लिए तू 1000 kg परचेस कर। उसने बोला ठीक है, मैं 1000, इसके ऊपर कुछ भी लगा, क्वांटिटी, हम किस में बात कर रहे हैं? क्वांटिटी में, KG क्वांटिटी है। तो प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर का कैलकुलेशन किस में करते हैं? यूसेज वेरिएंस में। कितना यूसेज हुआ है, कितना उस क्वांटिटी का यूसेज हुआ है, वो देखने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो बोले कि मैंने बोला 1000 क्वांटिटी कितने में आएंगे? तो बोले सर ये तो काम आप एक काम कीजिए, आप परचेस मैनेजर के पास चले जाइए, मेरे को तो पता है इतना कि इसमें 1000 क्वांटिटी लगेगी, रेट क्या है आप परचेस मैनेजर से पूछ लीजिए। मैंने बोला चलो। मैंने परचेस मैनेजर साहब बताओ कि अपने को ये जो एक्स है, जो 1000 kg हमें लगने वाला है,
ये आप क्या रेट में परचेस करोगे? तो उसने बोला सर वैसे तो मैं ये 10 रुपये में परचेस करता हूँ मार्केट में, स्टैंडर्ड 10 रुपये में मिल जाता है। मैंने बोला पक्का? तो बोले हाँ। तो बोले, मैंने बोला अगर 10 रुपये के ऊपर एक भी रुपया लगेगा, मतलब 10 का 11 लगा या 12 लगा, एक भी रुपया ज़्यादा लगेगा ना, तो इसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा। रिस्पॉन्सिबल। तो बोले सर ठीक है। तो अभी इससे अपना कंक्लूजन क्या आता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जैसे हमने देख लिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, ये टोटल है, मतलब परचेज प्रोडक्शन मैनेजर और परचेस मैनेजर, मतलब यूसेज वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस, इन दोनों को टोटल करोगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ही आने वाला है। इन दोनों को एनालिसिस करने के लिए हमने एक यूसेज वेरिएंस लिया और एक प्राइस वेरिएंस लिया। मटेरियल यूसेज वेरिएंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोडक्शन मैनेजर की। प्राइस वेरिएंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? परचेस मैनेजर की। तो मटेरियल यूसेज, जैसे हमने उसको बोला था कि हमें 1000 क्वांटिटी लगेगी, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, हमने बोला 1000 क्वांटिटी, उससे ज़्यादा लगा माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कितना लगा रियल में, इनटू स्टैंडर्ड रेट। वैसे ही प्राइस के लिए क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अभी जैसा मल्टीप्लाई में देख रहे हो, यूसेज वेरिएंस में हमने स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया और प्राइस वेरिएंस में हमने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्यों किया? यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि हमें पता नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर बोला मेरे को पता नहीं है भाई कितने में मिलेगा, तो हमने जो स्टैंडर्ड रेट डिसाइड किया है, कंपनी ने जो 10 रुपये डिसाइड किया था, हमने उससे मल्टीप्लाई किया। बट खरीदते वक्त तो इसने उसको क्वांटिटी भेजा होगा कि भाई मेरे को इतना चीज़ खरीद के दे, प्रोडक्शन मैनेजर ने परचेस मैनेजर को भेजा हो, तो उसने एक्चुअल क्वांटिटी भेजी होगी ना, इसलिए हमने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। अब याद रखना, एक्चुअल क्वांटिटी में ना हमेशा हो सकता है कि हमने 5000 केजी बुला लिया, बट हम तो कंज्यूम 1000 ही कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमें हमेशा कंज्यूम लेना है, क्योंकि हम इन्वेंट्री में भी हम रख सकते हैं बाकी, इसलिए लिखा है कंसीडर ओनली कंज्यूम्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देख लिया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस देख लिया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस देख लिया। अभी ना मटेरियल यूसेज वेरिएंस को ना बाइफरकेट किया है और दो चीज़ों में, कि मटेरियल यील्ड यानी टोटल क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं इसको, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब ये क्या है दो नया? तो यूसेज में हमने तो जैसे उसे बोला था कि यार हमें 1000 क्वांटिटी बनानी है, तो उसने बोला 1000 क्वांटिटी लगेगी आपको एक्स्ट्रा, तो 1000 केजी लगेगा आपको रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो 1000 केजी है, हमने जो स्टैंडर्ड बनाया, ये बना ही गलत हो यार, मतलब एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकता है ना, हमने 1000 बोला तो वो 2000 भी हो सकता है एक्चुअल में, तो हो सकता है कि हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा कुछ गलत बना हो, तो इसी के लिए हम बनाते हैं, इसलिए कैलकुलेशन आता है जो मैंने आपको बताया नहीं है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिवाइज स्टैंडर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? जो भी एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ उसके लिए स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था। हमने पहले क्या बनाया, हमने स्टार्टिंग में के स्टैंडर्ड बनाया, उसमें से एक्चुअल डेटा पे गए, बट इसमें क्या करना है हमें कि एक्चुअल डेटा जो आया वो हमने जो प्रोडक्शन हो गया, इसके लिए स्टैंडर्ड लगता तो कितना लगता, इसलिए बनाया ये रिवाइज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो यार कैसा कंसेप्ट, अगर फॉर्मूले जमे ना तो अच्छा रहता है, वो लर्न करके कभी चीज़ याद नहीं रहती, मेरे को तो नहीं रहती है भाई। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे ना ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बीच का डेटा ना भूल जाओ, ये वाला जो डेटा है ना रिवाइज, ये अभी के लिए रहने दो, भूल जाओ इसको, सिर्फ याद रखो स्टैंडर्ड और एक्चुअल। मैं लिखता हूँ वापस से एग्जाम्पल, मेरा पेन आर्टिकल रेट से लिखता हूँ, स्टैंडर्ड एक्चुअल, ये बीच का कॉलम रहने दो, क्वांटिटी रेट कॉस्ट या क्वांटिटी रेट कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने लिया एक एक्स और एक वाई प्रोडक्ट है, दो है, तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे को 1,00,000 क्वांटिटी स्टैंडर्ड मैंने सेट की इसकी एक्स की, और वाई की
ठीक है उसमें, ठीक है। और x मिलेगा अपने को 2 रुपये में, y मिलेगा 5 रुपये में, तो इसका कॉस्ट कितना हो गया 2 लाख और इसका हो गया 10 लाख। सही है। टोटल क्वांटिटी कितनी है 3 लाख टोटल क्वांटिटी और कॉस्ट 12 लाख। ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब एक्चुअल, ये तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई इतना लगेगा, हमारा इतना बजटेड है, इतना स्टैंडर्ड है। एक्चुअली में ना एक्स की क्वांटिटी यूज होगी 1,45,000, 1,85,000। इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। और रेट में भी ये आ गया 1.8 में और ये आ गया 5.1 में। आप देख रहे हो कि हमने स्टैंडर्ड 2 रुपये सेट किया था, एक्चुअल में 1.8 में कर दिया, मतलब 0.2 का अपन ने फेवरेबल है, अपने को एडवांटेज मिला है। और यहाँ पर 5 रुपये का था या 5.1 या मतलब 0.1 रुपये का अपना नुकसान हो गया। इसका टोटल आया 145 इंटू 1.8 261,000 और 185 इंटू 5.1 943,500। ठीक है, इन दोनों का 261 12045। ठीक है। अभी आप जैसे देख सकते हो कि हाँ, क्वांटिटी का टोटल भी ले लेता हूँ मैं 185 3,30,000। अभी आप देख सकते हो कि यूनिट्स हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था 3 लाख, हुआ कितना 3,30,000। कॉस्ट हमने सोचा था 12 लाख, लग गया 12,04,500। तो ये जो टोटल है ना, ये जो टोटल का डिफरेंस है, मतलब 12 लाख माइनस 12,04,500, तो एडवर्स कितना आया 4,500। सही है। इसी को बोला जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसी को बोला जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो जो मैंने यहाँ निकाला है, ठीक है ना। अभी हमने ये कॉस्ट वेरिएंस आ गया, इसको हमने दो चीज में बाइफरकेट कर दिया, क्योंकि इसमें तो हमें पता ही नहीं ना। देखो ये 4,500 ये रेट के भी फैक्टर्स है और ये क्वांटिटी का भी फैक्टर्स है, तो हमें पता ही नहीं ना कि कौन सा क्वांटिटी की वजह से इसमें कितना डिफरेंस क्वांटिटी का है और कितना डिफरेंस प्राइस का है। तो इसलिए जब क्वांटिटी की बात करेंगे और जब प्राइस की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात जब करेंगे तब आएगा यूसेज वेरिएंस, और जब इसका आएगा तो प्राइस वेरिएंस। ठीक है, करेक्ट। तो यूसेज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन मैनेजर, और प्राइस ये परचेस मैनेजर की। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर को हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्शन मैनेजर क्वांटिटी में खेलता है, तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने स्टैंडर्ड रेट से। अभी x और y दो है अपने पास, ठीक है, तो x का क्वांटिटी हमने कितना डिसाइड किया था 1 लाख, ये दिख रहा है आपको 1 लाख। ठीक है, एक्चुअल कितना आया 1,45,000, स्टैंडर्ड रेट कितना है 2, तो कितना आया 1 लाख माइनस 1,45,000 इंटू 2, ये 90,000 एडवर्स आ गया। ये देखो यूसेज वेरिएंस में 90,000 एडवर्स। वैसे ही y का 2 लाख स्टैंडर्ड है, माइनस 1,85,000, ये 20 लाख हो गया सॉरी, 1,85,000 स्टैंडर्ड रेट 5, तो 15,000 इंटू 5 75,000, ये फेवरेबल आ गया। अब फेवरेबल क्यों है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड हमने 2 लाख सोचा था बट एक्चुअल में 1,85,000 ही लगा, तो हमारा तो कम लगा रॉ मटेरियल, मतलब हमारा खर्चा कम हुआ, मतलब हमारे पैसे बच गए, मतलब हमारे लिए फेवरेबल है। अभी आप देखो 90,000 एडवर्स 75,000 फेवरेबल, इसका नेट कितना आएगा 15,000 एडवर्स। ठीक है, ये देखो मैंने निकाला 15,000 एडवर्स। अब परचेस मैनेजर, इसका हमने क्या लिखा था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। भाई मैंने सोचा था कि 10 ये स्टैंडर्ड रेट होगा, मैंने खरीदा इतने में, और एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि इसने जब प्रोडक्शन किया तो इसने बताया होगा ना मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो इस परचेस मैनेजर ने तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेस की होगी, उसको स्टैंडर्ड से कोई लेन देन नहीं, उसने तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेस करी। स्टैंडर्ड रेट कितना था अपना 2 रुपये, या एक्स और वाई, 2, एक्चुअल कितना 1.8, वाई का 5.1, इसका एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 1,45,000 और इसका 1,85,000। कर लो 2 माइनस 1.8 इंटू 1,45,000,
29,000 फेवरेबल, हमारे 0.2 रुपीज़ बच गया ना, ये फेवरेबल हो गया। और 5 माइनस 5.1 इंटू 1,85,000, यार इसमें तो ज़्यादा लग गया, तो 18,500 एडवर्स आ गया। तो इन दोनों का नेट कितना हुआ, 29,000 फेवरेबल माइनस 18,500 एडवर्स, तो 10,500 फेवरेबल आया। देखो ये आया नेट। अभी एक ये 15,000 एडवर्स और 10,500 फेवरेबल, तो नेट में 4,500 एडवर्स आ गया अपना। ये देखो 4,500 एडवर्स, ये 4,500 को हमने प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस में बाइफरकेट किया। तो अपने फॉर्मूले 3 क्लियर हो गए, एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर से एक बार रिवीजन कर ले, मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्वांटिटी का रहता है हमेशा, प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। प्राइस वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अभी ना ये यूसेज वेरिएंस आ गया अपना। ठीक है, ये यूसेज वेरिएंस कितना आया अपना, हमने निकाला था 15,000 एडवर्स, सॉरी 15,000 एडवर्स। अभी हमें ना इसको बाइफरकेट करना है, तो क्यों, अरे क्वांटिटी हमें ये क्या पता है कि हमने तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था 1 लाख रुपए, 1 लाख क्वांटिटी का, बट ये 1,45,000 क्यों लगा, इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है ना। इस रीज़न को बाइफरकेट किया है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसको बोलते हैं टोटल क्वांटिटी वेरिएंस, और दूसरा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, अभी इसको ना मैं पहले कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ आपको, एकदम बढ़िया ट्रिक बोलो या नॉर्मल कैलकुलेशन बोलो। अभी हम सीखेंगे कि ये बीच का जो डेटा है ना ये कैसे आया। तो यहीं पर ले लेता हूँ मैं, ये अलग पेन से ले लेता हूँ, अलग पेन ब्लैक, ठीक है। हाँ, ये स्टैंडर्ड का डेटा था और ये एक्चुअल का डेटा था। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया 1 लाख और 1,45,000 लग गया, इसका 2 लाख सेट किया, इसका 1,85,000 लग गया। तो अब हमें देखना, हमें टोटल लग गया 3,30,000 और स्टैंडर्ड तो 3 लाख सेट किया था। तो अगर 1,45,000 हमने एक्चुअल किया तो इसके लिए स्टैंडर्ड कितना होता, कितना लगता। अगर हम इतने का स्टैंडर्ड सेट करते तो ये क्वांटिटी कितनी होती, है ना। तो जैसे हमें पता करना है एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। ये बोलेंगे कैसे आया, इसका ना फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलो या एक नॉर्मल लॉजिक, कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई 3,30,000 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 लाख। ठीक है, अभी बस हमें इसका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस एज इन, हाँ ये 30,000 जो ज़्यादा हुआ इसका रेशो अपने को स्टैंडर्ड में डिवाइड करना है। तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू एक्स की कितनी क्वांटिटी थी 1 लाख, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 2 लाख, तो ये कितना था 1,10,000 और यह था 2,20,000। समझे। तो क्वांटिटी होती यहाँ पर कितनी होती, यहाँ पर 1,10,000 और यह होती 2,20,000। ठीक है, ये रिवाइज्ड क्वांटिटी 1,10,000 और 2,20,000 स्टैंडर्ड रेट। हम अभी किसका बाइफर्केशन कर रहे हैं, यूसेज वेरिएंस का, इसलिए रेट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, रेट जो स्टैंडर्ड सेट की वही रहेगा 2 और 5। ठीक है, तो ये कितना आता 1,10,000 इंटू 2 2,20,000,
2,20,000 इंटू 5 11 लाख, तो टोटल आता है 13,20,000। ठीक है, तो हाँ अभी आपको मैं यहीं पर समझा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड या लिखता हूँ स्टैंडर्ड, ये चीज़ आप समझ लो, एकदम बढ़िया दिमाग में बिठा लो, आपको ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कभी दिक्कत नहीं जाएंगी। रिवाइज स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो और एक्चुअल। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी हम कर क्या रहे हैं, तो हमने स्टैंडर्ड का क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, वैसी क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, सही है। ये एक्स और ये वाई, हमने इसका सोचा था 1 लाख, इसका 2 लाख, ये था 2 रुपये, ये 5 रुपये का 2 लाख, और ये हो गया 10 लाख। एक्चुअल में 1,45,000, 1,85,000, 1.8 और 5.1, इसका टोटल आया 2,61,000 और एक है 9,43,500। ठीक है, इसका टोटल आया, ये 10 लाख है ना, हाँ 12 लाख, 12,04,500। हमने 4,500 का तो ये दिख लिए थे कि ये डिफरेंस क्यों आया। अभी हम यूसेज वेरिएंस का देखें, तो हमने जो कैलकुलेशन किए, ये 1,10,000 और 2,20,000 कि अगर ये क्वांटिटी इसके लिए स्टैंडर्ड होता तो कितना होता, तो इसके लिए स्टैंडर्ड बनाते तो हम 1,10,000 क्वांटिटी का बनाते और इसके लिए 2,20,000 का बनाते। अब देखो ये 3 लाख है क्वांटिटी, ये 3,30,000 है, और जो रिवाइज भी है 3,30,000। ठीक है, अब ये कंपैरिजन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का तो कंपैरिजन नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि इसमें रेट का भी डिफरेंस था और क्वांटिटी का भी डिफरेंस था, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। अभी हमने क्या किया, जो एक्चुअल को है, जो एक्चुअल डेटा है उसके लिए स्टैंडर्ड लगता तो कितना लगता। स्टैंडर्ड रेट तो जो रेट डिसाइड किया हमने वही रेट है 2 और 5, तो ये आ गया 2,20,000। ठीक है, और ये हो गया 11 लाख, 13,20,000। अभी ना हमें ना सिर्फ इसको रिकंसिल, मतलब इसका वेरिएंस हमें निकालना है। तो अगर मैं बात करूं मिक्स वेरिएंस अपना, ये जैसे हमने बात किए थे मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल TERI मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो कहा गया तो ये डिफरेंसेस क्यों है ना। हमने 4,500 का तो डिफरेंस निकाल लिया, अभी अपने को निकालना है कि 1 मिनट, तो हाँ जैसे कि 1 मिनट, अरे यार ये डेटा, ये यहाँ का डिफरेंस आ गया, और एक डिफरेंस ये है अपना, कहा गया 12 लाख और 13,20,000, ये 2 डिफरेंसेस है, सही है। तो ये डिफरेंस जो स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड, इसको बोला जाता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, और इस जो रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होता है उसे बोला जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड, और यहाँ पढ़ने वाले हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, अभी याद रखना कि हम यूसेज का कर रहे हैं, क्वांटिटी का, हम रेट का, प्राइस वेरिएंस का बाइफर्केशन नहीं कर रहे, हम यूसेज का कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी में आएगा हमेशा। ठीक है, तो x और y, x की क्वांटिटी स्टैंडर्ड कितनी थी, 1 लाख। ठीक है, रिवाइज कितनी होगी, 1,10,000। यूसेज है, यूसेज का बाइफर्केशन कर रहे हैं इसलिए स्टैंडर्ड रेट ही आएगा। ठीक है, और y का 2 लाख क्वांटिटी माइनस 2,20,000। ठीक है, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड, ये क्या कर रहा है, मटेरियल यील्ड या टोटल क्वांटिटी वेरिएंस बोल लो। ठीक है, इसको बीच में कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट कितना, स्टैंडर्ड रेट 2 और 5। ठीक है, तो 10,000 इंटू 2, 20,000 एडवर्स। ठीक है, 20,000 एडवर्स आ गया।
या 20,000 इंटू 5, यहाँ 1,00,000 एडवर्स आ गया। सही है, टोटल हो गया इसका यील्ड वेरिएंस 1,20,000 एडवर्स। ये देखो मैंने 1,20,000 एडवर्स निकाला है। दूसरा, अभी मिक्स वेरिएंस निकालना है, मिक्स है ना, तो इसका रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल। रिवाइज्ड कितना है 1,10,000, एक्चुअल 1,45,000, रेट है वही 2 या 2,20,000 माइनस 11,00,000, सॉरी 1,85,000, और देखने में कन्फ्यूजन हो गया, इंटू 5, तो 1,10,000 माइनस 1,45,000 इंटू 2, ये आ गया 70,000 एडवर्स, और 2,20 माइनस 1,85,000 इंटू 5, ये आ गया 1,75,000 फेवरेबल। ये कम है ना, ये ज़्यादा है, एक्चुअल कम लग गया, तो नेट कितना आया टोटल 1,75,000 फेवरेबल माइनस 70,000 एडवर्स, 1,05,000 नेट। इन दोनों को अगर मैं नेट करूं, ये फेवरेबल है हाँ, और ये एडवर्स है, तो एडवर्स ज़्यादा है 1,20,000 से, फेवरेबल कम है 15,000 एडवर्स। अभी आप बोलोगे ये क्या कहाँ गए, तो ये रहा अपना यूसेज वेरिएंस जो आया था अपना 15,000 एडवर्स, ये उसका कैलकुलेशन था ये। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन, वैसे तो है काफ़ी सिंपल, एक बार आप खुद थोड़ा शायद स्लो करके अपने बुक में लिख के प्रैक्टिस कर लेना। मैं यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में हमेशा क्या आता है, टोटलिटी में चेक होता है, इसमें रेट का यूसेज का ना कंबाइंड डिफरेंस जो हमने निकलता है हमेशा, जैसे ये 12,00,000 माइनस 12,04,500, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तो क्या फॉर्मूला इसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अभी इसमें तो हमें पता ही नहीं कि यार रेट का कितना डिफरेंस है और क्वांटिटी का कितना डिफरेंस है, तो रेट को बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और इसको बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो जैसे आपको पता है यूसेज वेरिएंस कौन रहता है, प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी रहती है, इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार रहेगा, इसके लिए परचेस मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या रहता है, उसको क्वांटिटी का रहता है कि उसको कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, कितना खरीदना है, तो यहाँ क्वांटिटी आएगा हमेशा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर आएगा प्राइस, यहाँ पर रेट का है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, ACTU, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी क्योंकि इसको पता है इसको इसने कितना खरीदा है ना, इसको कितना खरीदना है, जो इसको ऑर्डर है उसने उतना खरीदा, इसलिए। अभी यूसेज में बाइफर्केशन है, और जिसको बोला जाता है मटेरियल यील्ड या टोटल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, और ये एक दूसरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो इसको तो जैसे मैंने आपको बता दिया, जब ये दोनों का कैलकुलेशन आता है ना, तो हमेशा क्या करना, आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ये डेटा अपने को पता है, इसका डेटा क्या करना, क्वांटिटी रेट कॉस्ट, क्वांटिटी रेट कॉस्ट। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब बीच में ना हमें बस रिवाइज निकालना है, रिवाइज बोलो, रिवाइज स्टैंडर्ड बोलो, या एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो बोलो। ठीक है, स्टैंडर्ड माइनस ये करोगे तो आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा, रिवाइज माइनस ये करोगे तो आपको इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज इसका फॉर्मूला है, रिवाइज माइनस एक्चुअल इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और अब आप बोलोगे रिवाइज कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हो गया इतना। ठीक है, तो इसी के साथ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपना पूरा खत्म होता है। इसमें कुछ भी मैं एक बार देख लो, परचेस मैनेजर प्रोडक्शन ये कंप्लीट हो गया। ठीक
ठीक है। ये भी हो गया अपना, ये तो सॉरी रफ पेज है, ये एग्जांपल अपना हो गया। हाँ, एक लास्ट पॉइंट है इसमें कि ये नोट है, कंसिडर्ड ओनली कंज्यूम्ड क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यार अगर जस्ट बता दे आपको, नोट खरीद के तो मैं तो 5,000 खरीद सकता हूँ, बट मुझे कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ मैं, समझो मैं उसमें से 1,000 ही क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ। तो जितना कंज्यूम क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट, उसको उसी को जब कंसिडर करेंगे तब रहेगा पार्शियल प्लान। और जब हम 5,000 को 5,000 लेंगे तो हमने पूरा एक साथ निकाल लिया साल भर का, तो उसे बोलेंगे सिंगल प्लान। ठीक है, तो जैसे हमने बोला पार्शियल प्लान एंड सिंगल प्लान, ये दो ही है इसमें। ठीक है, इसी के साथ पूरा का पूरा मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस अपना कंप्लीट होता है। आप एक बार ये क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, तो अभी हम फटाफट आग बंद करो सब लोग और फटाफट लर्न कर लेते हैं। हमने पढ़ा पहले मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट। इसका बाइफर्केशन किया हमने, मटेरियल यूसेज वैरिएंस, मटेरियल रेट वैरिएंस। यूसेज वैरिएंस में हमने देखा प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी, इसलिए क्वांटिटी आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। प्राइस वैरिएंस में आएंगे, प्राइस वैरिएंस में क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज वैरिएंस को फिर बाइफर्केट किया हमने मटेरियल यील्ड वैरिएंस में और मटेरियल मिक्स वैरिएंस में। यील्ड वैरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड, और मिक्स वैरिएंस क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसी के साथ मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस अपना कंप्लीट होता है। हाँ, तो जैसे हमने अभी मटेरियल वैरिएंसेस खत्म किए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मटेरियल वैरिएंस में इतना टाइम क्यों लगाया। अगर आप, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मटेरियल वैरिएंस अगर आपका अच्छे से हो गया ना, तो आपको बाकी सारे वैरिएंसेस बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अभी लेबर वैरिएंस हम आगे अभी सीखने वाले हैं, तो इन सब में क्या सिर्फ नाम का डिफरेंस है, ज़्यादा तो कैलकुलेशंस वही रहने वाला है। वेरिएबल एक्सपेंडिचर से एक फिक्स थोड़ा अलग रहेगा और सेल्स थोड़ा अलग है। तो जितने भी वेरिएबल, जैसे मटेरियल हो गया, लेबर सेम ही रहेगा। और ये कंसेप्ट अपने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा रिकन्सिलेशन करने के। ये जो फाइनल लेवल पे अपने को रिकन्सिलेशन है ना, मैंने देखा है मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ना, ये सी फाइनल के बच्चे छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है भाई, ये जम ही नहीं रहा है, क्वेश्चन जम ही नहीं रहा है। ये क्यों, क्योंकि अपने कैलकुलेशंस ना स्ट्रांग नहीं है, अपने को पता नहीं है। तो इसलिए मटेरियल कॉस्ट मटेरियल वैरिएंस से नहीं, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ये बेस है हर वैरिएंस का। ठीक है, तो अभी जैसे हम लेबर वैरिएंस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब लेबर वैरिएंसेस तो अपने को हम केजी में कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना भाई, ये तो आज बता तूने कितना किलो काम किया, अपन ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो लेबर का कैलकुलेशन ना आर्स में होता है, आर्स में। हाँ, बट इसमें प्राइस वैरिएंस सेम होगा, बस प्राइस वैरिएंस को इसमें बोला जाता है रेट वैरिएंस, लेबर रेट वैरिएंस। क्योंकि यार कितने आर्स के लिए क्या आर पे अपन उसको कितना पे कर रहे हैं, आर्ली बेसिस पे कितना पे कर रहे हैं, किसी को 100 कर रहे हैं, किसी 200 कर रहे हैं, ऐसा। तो रेट वैरिएंस, प्राइस, वहाँ पर प्राइस वैरिएंस था, यहाँ रेट वैरिएंस है। हाँ, वहाँ पर यूसेज वैरिएंस था, तो अपन वहाँ यूसेज मतलब कितना किलो क्वांटिटी यूज़ किया मटेरियल, बट यहाँ तो ये काम कर रहा है, इसलिए आर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो इसको बोला जाता है इफिशियंसी। आर्स का कैलकुलेशन जब भी आएगा ना, तब इफिशियंसी वर्ड आएगा। इफिशियंसी मतलब भाई तूने 6 घंटे में काम करना चाहिए था, तूने 5 घंटे में, तेरी इफिशियंसी तो बहुत अच्छी है। 6 घंटे में काम करना है, तूने 7 घंटे में किया, यार तूने देख, तेरी इफिशियंसी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये यूजुअली आर्टिकलशिप में ऑफिस में होता था अपने साथ, अपने को बोलते थे, हाँ, अपना बॉस बोलता था कि भाई ये तो आधी घंटे का काम है, तुमने पूरा दिन भर ले लिया। तो हमेशा अपने को बोला जाता था कि अपनी इफिशियंसी अच्छी नहीं है। तो बस इस तरीके का इफिशियंसी। तो लेबर रेट वैरिएंस, लेबर इफिशियंसी वैरिएंस, तो वही सेम कैलकुलेशन आएगा फिर से। एक मेरा पेन, हाँ ये ब्लैक, लेबर कॉस्ट वैरिएंस, इसका सेम स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इसी का बाइफर्केशन करेंगे अपन इफिशियंसी और रेट। इफिशियंसी अपन ने जैसे पता है ये आर्स में आएगा, तो स्टैंडर्ड आर्स सेम मटेरियल जैसा ही है, बस यहाँ पर नाम चेंज है। या आर्स में कैलकुलेशन होगा, वहाँ क्वांटिटी में था, आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट रहा तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और यहाँ भी अपने को तो पता है ना उसमें कितना घंटा काम किया, तो एक्चुअल आवर्स। ठीक है, लेबर कॉस्ट वैरिएंस हो गया, लेबर रेट वैरिएंस हो गया, लेबर इफिशियंसी वैरिएंस हो गया। अभी इफिशियंसी
का बाइफर्केशन, सेम वैसे ही लेबर यील्ड या सब इफिशियंसी वैरिएंस, ठीक है, लेबर मिक्स वैरिएंस, सेम वैसे ही आएगा स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज आ जाएगा आपका ये, और रिवाइज माइनस एक्चुअल आ जाएगा आपका ये, सेम, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, बट याद रखना यहाँ पर रेट नहीं, अपनी यूसेज का इफिशियंसी है ना, तो ये आर्स में कैलकुलेट होगा। तो स्टैंडर्ड आर्स माइनस रिवाइज्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स, ठीक है। एक्चुअल जितना घंटे लगा उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करते तो कितना करते, ये उसका मीनिंग होता है रिवाइज का। अब इसमें एक एक्स्ट्रा है लेबर आइडल, ये तो सब कोई समझता है यार, अपना बॉस बोलता था जैसे अपने को आर्टिकलशिप में, दिन भर तो खाली ही बैठा, तुम काम किया ही क्या, तो ये जो खाली बैठना है ना, ये होता है आइडल। तो आइडल को बोला जाता है वेजेस पेड बट नो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। अपना बॉस बोलता था जैसे अपने को कि तेरे को मैंने बड़ा सैलरी स्टाइपेंड दे दिया, काम तो कुछ है, स्टाइपेंड तो नाम का रहता था, हमको तो मिलता भी नहीं था 6 महीना। वेजेस पेड बट नो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आइडल टाइम, कितने आइडल आवर्स, कितना भाई खाली बैठा तू, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो ये हो गया अपना लेबर। अब आप बोलेंगे लेबर इतना जल्दी, मटेरियल को इतना टाइम दे दिया, आधी पौन घंटा दे दिया, इसको तुमने 10 मिनट में निपटा दिया। मटेरियल वेरिएंस बेस है, वो क्लियर है, तो आपको ये, अगर आपका वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में, तो आपको ये तो बहुत इजीली समझ गया होगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते अपन, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो आंखें बंद। हमने सबसे पहले पढ़ा लेबर वेरिएंस, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसको बाइफरकेट किया हमने, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। इफिशियंसी वेरिएंस में इफिशियंसी क्या आवर्स में कैलकुलेट हो जाती है, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, रेट पैसे के इसमें स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। इफिशियंसी को हमने फिर बाइफरकेट किया दो इसमें, एक लेबर यील्ड यानी सब इफिशियंसी वेरिएंस या लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर यील्ड सब इफिशियंसी वेरिएंस क्या बोलता है, स्टैंडर्ड, याद रखना हमेशा ये जो यूसेज का होता है या इफिशियंसी का बाइफरकेशन होता है ना, तो एक होता है यील्ड वेरिएंस में और एक होता है मिक्स वेरिएंस में। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और इन दोनों के बीच में आएगा रिवाइज्ड, तो स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज हो गया यील्ड वेरिएंस, रिवाइज माइनस एक्चुअल हो गया मिक्स वेरिएंस। और इसमें एक और है लेबर आइडल वेरिएंस, जिसमें कहा जाता है कि हमने तुमको पे कर दिया बट कुछ आउटपुट नहीं निकला, तो आइडल कितने घंटे बैठे खाली इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है वो, तो अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पर खत्म होता है। चलो अपना अभी थर्ड वेरिएंस चालू हो रहा है, जिसका नाम है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। तो ये ना बहुत इजी वेरिएंस है, फिर से वही स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। अभी आप बोलोगे कि यार ये डायरेक्ट मटेरियल भी तो वेरिएबल है, उसके बाद लेबर भी तो वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ये जो इनडायरेक्ट लेबर और मटेरियल को छोड़ के जो अदर ओवरहेड्स होते हैं ना, ये उसमें आते हैं। तो फिर से देखो, कोई भी वेरिएंस कैसा, ये तो नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है कि हमने कितना सोचा था और कितना लग गया, उन दोनों का चेंज होता है वेरिएंस। तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम क्या पढ़ते थे, मटेरियल में हमने पढ़ा था प्राइस वेरिएंस, लेबर में उसका सब्स्टिट्यूट जैसा पढ़ा था रेट वेरिएंस, दूसरा हमने मटेरियल में पढ़ा था यूसेज और लेबर में पढ़ा था हमने इफिशियंसी। तो यहाँ पर एक होगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अभी आपको ये बता दूं ना, तो ये एक्सपेंडिचर, प्राइस, रेट, ये सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें, ठीक है। और एक दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, ठीक है। अब आप बोलोगे इफिशियंसी है तो फिर आर्स आएगा, करेक्ट, यहाँ पर आर्स ही आएगा। फिर वही स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, वही है। यहाँ जैसे मटेरियल में क्या था अपना रेट, प्राइस था, फिर रेट था लेबर में, और यहाँ पर आएगा फिर एक्सपेंडिचर। यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, यहाँ पर क्या आएगा एक्चुअल आवर्स, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये तो लेबर में और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है फिर। हाँ डिफरेंस तो मतलब सिर्फ नाम के लिए चेंजेस है, बट है तो सब सेम, ठीक है।
तो इसमें ना अभी बोलेंगे सर आर्स तो हमने लेबर में भी यही फॉर्मूला लिया था, तो फिर दोनों का आंसर तो सेम आएगा। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों आ गए तो क्या डिफरेंस रहेगा? तो ना इसमें एक नोट है जो बोलता है, अगर क्वेश्चन में तुम्हें स्पेशली वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का अगर स्पेशली तुमको आर्स नहीं दिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट आर्स तुमको लिख के नहीं दिए कि हाँ ये वेरिएबल अदर ओवरहेड्स के हैं, तो जो नंबर ऑफ लेबर आर्स है ना वही रहेंगे इसके, तो मतलब दोनों सेम रहेगा। अभी एग्जामिनर आपको दो चीज वापस वापस नहीं पूछेगा, ठीक है, तो उसको भी पता है। और हमेशा एक्चुअल आर्स वर्क टू बी कंसिडर्ड, दैट इज एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम। हमें हमेशा क्या कंसिडर करना है? एक्चुअल आर्स वर्कड, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पे कर रहे हैं 8 घंटे के लिए और काम किए अपन ने 6 घंटे के लिए, तो हम 8 घंटे कंसिडर करेंगे, नहीं, हमने कितने घंटे काम किया हम उतना ही कंसिडर करेंगे। एक्चुअल आवर्स वर्कड हमेशा ये कैलकुलेट करना है। तो वेरिएबल ओवरहेड तो इतना ही है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस, तो इसमें क्या पढ़े हमने? वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसके दो बाइफर्केशन किए, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस बात करता है रेट की, इसलिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। इफिशिएंसी वेरिएंस बात करता है आवर्स की, इसलिए स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। याद रखना, अगर लेबर और इसके आवर्स अलग अलग दिए तब वेरिएबल इफिशिएंसी ये कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल। अगर नहीं दिए तो हमेशा लेबर के जितने आवर्स है उतने ही कंसीडर करना वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस के लिए, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स वर्क कंसीडर करना हमेशा, आइडियल टाइम उसमें से एक्सक्लूड करना। अगर कंसीडर नहीं किया तो जबरदस्ती एक्सक्लूड मत करना जब उसमें कंसीडर ही नहीं किया है, अगर कंसीडर्ड किया है तो उसे लेस करना, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स पेड अपने को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है अभी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अब आपको बताओ क्या, ये ना थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब ज़्यादा अलग नहीं है, बट एक्चुअली इसका कंसेप्ट ना ये थोड़ा सा आपने अगर इंडेक्स पढ़े होंगे या नॉर्मल एएस भी पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि फिक्स्ड जो है ना, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये डिफर नहीं करते कभी, ये सेम ही रहता है। जैसे फैक्ट्री का रेंट, मैं एक प्रोड्यूस करूँ, अगर मेरी 1 लाख कैपेसिटी यूनिट प्रोड्यूसिंग की है और मैं 10 लाख रुपए फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूँ, अगर मैं 1 यूनिट बनाया प्रोड्यूस किया तो भी मुझे 10 लाख देना पड़ेगा, और अगर मैं 1 लाख यूनिट बनाता हूँ कैपेसिटी का तो भी मुझे 10 लाख देने हैं, ठीक है। हाँ, बट अगर मैं 1 लाख के ऊपर अगर यूनिट बनाता हूँ तो ये डिफर करेगा। अभी कैसे डिफर करेगा वो बताता हूँ आपको। जो फिक्स का खर्चा होता है ना, ठीक है, ये मैं भी कुछ किसकी बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल आपको फिक्स का कंसेप्ट समझा रहा हूँ जो इंडेक्स में भी आपको काम में आएगा, एएस में भी काम में आएगा और नॉर्मली आपको हर जगह काम आएगा कि फिक्स का कैलकुलेशन कैसा होता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस पता है आपको, टोटल, ठीक, डिवाइडेड बाय एक होता है नॉर्मल यूनिट्स और एक्चुअल यूनिट्स, विच एवर इज हायर। मतलब अगर मैंने मेरा टोटल एक्सपेंसेस है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख है ना, 10 लाख है, ठीक है। और नॉर्मल यूनिट मैंने कितनी बात किया कि मैंने 1 लाख यूनिट बना सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स की, तो मैंने 1 लाख, तो मैं 1 लाख से डिवाइड कर दूंगा, तो ये कितना आएगा? 10 रुपये। 1 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, 10 रुपये पर यूनिट, ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अगर मैंने 80,000 यूनिट्स बनाए, समझो, फिर भी मेरे को कितना पे करना है? फिर भी मुझे 10 लाख पे करना है, तो मेरा तो यही रहेगा क्योंकि मेरी नॉर्मल कैपेसिटी ज़्यादा है। बट अगर मैंने 1,20,000 या 1,25,000 समझ लो, 1,25,000 यूनिट्स बनाए, अब एक बात बताओ, अब ना ये कम हो जाएगा कैसे? अपना फॉर्मूला है एक्चुअल यूनिट्स विच एवर इज हायर, तो एक्चुअल कितना? 1,25,000, 10 लाख डिवाइड बाई 1,25,000, ये कितना? 8 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ना ये 10 लाख रिकवर करने हैं अपने प्रोडक्ट में से। जैसे हम हमेशा बात करते कि हमें पता है रॉ मटेरियल का इतना खर्चा है, हमने एक यूनिट बनाने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल लगा, इतना खर्चा है, लेबर आवर्स भी हमारे पर स्पेसिफिक हो तो वो भी हमें पता है। बट जो फिक्स होता है ना, ये पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना, क्योंकि हम ये रिकवर करते हैं, उस जो हम सेलिंग करेंगे उसमें से हम रिकवर करते हैं अपना कि कितना अपन ने फिक्स के अगेंस्ट कितना रिकवर किया। हमने पर यूनिट 10 रुपये का हमारा फिक्स एक्सपेंसेस था, हमने 1 लाख यूनिट बेच दिए इंटू 1 लाख, ठीक है,
मतलब हमने 1 लाख इंटू 10 हमने 10 लाख रुपए रिकवर कर लिए। 1,25,000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 रुपया, तो कितना आएगा 10 लाख। मतलब हमने 1,25,000 यूनिट बेचे 8 के हिसाब से तो हमें, बट अगर हमने 80,000 बेचे तो 80,000 हमने 10 के हिसाब से बेचे तो ये तो 8 ही लाख हुआ। सही है, तो ये 2 लाख का आ गया। तो ये जो 2 लाख है ना, अपन जो ये पढ़ते हैं इंडेक्स पढ़ते हैं या एएस पढ़ते, हम उसमें ना ये चार्ज कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये वहां का खर्चा है। ठीक है, ये वहां की बात हो गई। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है कि अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करना है, हमें जो हम कितना रिकवर कर रहे हैं हमें इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है, हम हमेशा क्या करते थे कि कितना लगाया और हमने कितना सोचा था और कितना लग गया, इन दोनों का डिफरेंस यानी अपना वेरिएंस आ जाता था। अभी इसमें हम चेक करेंगे कि हमने कितना कॉस्ट रिकवर किया, ठीक है, और हमने कितना कॉस्ट इनकर किया। ये कितना एक्चुअल लग गया, ये वही है कॉस्ट इनकर्ड कितना लग गया, कितना रिकवर किया। हम फिक्स रिकवर करते हैं, समझे, तो हमने कितना रिकवर किया। अगर समझो मैंने 10 लाख रिकवर किया, ठीक है, और मेरा 12 लाख, तो हमारा कितना आएगा 2 लाख एडवर्स। ठीक है, अगर मैंने 10 लाख लगाया और मेरे को लग गया 10 लाख, तो मतलब वेरिएंस तो कुछ रहेगा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर मैंने 10 लाख खर्चा लगाया, 10 लाख का खर्चा हुआ मेरा, मतलब रिकवर कर लिया हमने, सॉरी 10 लाख रिकवर किया और मेरा लगा 8 लाख, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने उसी के लिए तो बात की है ना कि ये पर यूनिट फिर कम हो जाएगा। अरे हमने जब 8 लाख रुपए लगाए तो हम 10 लाख कैसे रिकवर कर सकते हैं? हम रिकवर उतना ही कर सकते जितना लगाया मैक्सिमम। ठीक है, अब इसका बाइफर्केशन है फिर से, तो इसके ना बाइफर्केशन याद रखना, क्योंकि कैसा वहाँ तो लगभग सेम थे, जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल में पढ़ा, लेबर में पढ़ा, वेरिएबल, थोड़े सिनोनिम्स जैसे ही थे एक दूसरे के वर्ड्स, बट सेम थे। यहाँ थोड़ा अलग है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये तो हमने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर में भी वही पढ़ा है। ठीक है, तो हमने कितना सोचा था, बजटेड कितना लग गया, बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, ये बोलता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, अब वॉल्यूम, जैसे अभी मैंने यूनिट्स की बात की है ना, यहाँ पर ये 10 लाख यूनिट, 80,000 यूनिट, 1,25,000 यूनिट, ये क्या है क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी को बोला जाता है वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट्स में है। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसको बोला जाता है एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है, माइनस बजटेड यूनिट्स इनटू एक्चुअल रेट पर यूनिट। एक्चुअल यूनिट कितने हैं हमने कितने सोचे थे, कितने, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, जितने हमने सोचे उससे ज्यादा कैसे होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स इनटू एक्चुअल रेट पर यूनिट, ये आ गया। एक एग्जांपल आपको जैसे यही पर ले लेता हूं, कॉस्ट है 1 लाख, नंबर ऑफ पीपल्स 5,000 मैंने सोचा, ठीक है, और रेट पर पर्सन आ गया 20 रुपए। मैंने सोचा कि मैं एक लेक्चर लेता हूँ, ठीक है, अभी जैसे ले रहा हूँ, तो मैंने उसमें सोचा यार मेरे को फिक्स कॉस्ट वो हॉल वाले को भाड़ा देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का, तो सोचा ठीक है। मैंने सोचा यार 5,000 वहाँ पर 6,000 कैपेसिटी है बैठने की, 5,000 लोग आएंगे, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5,000, मैंने बोला 20 रुपए पर पर्सन, मतलब अगर 5,000 लोग आएंगे, मैंने 5,000 लोगों से 20 रुपए में फिक्स कॉस्ट के नाम से लूंगा, तो मेरे 1 लाख रुपए खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बजट। ये मैंने सोचा, एक्चुअल में क्या हुआ, खर्चा देते वक्त मेरे को 1,20,000 देने पड़े और 5,000 के जगह लोग आए 4,800। ठीक है, जाएगा 25, एक्चुअल में ऐसा हो गया। अब रेट हमने सोचा था 20 रुपए और हो गया 25। ठीक है, तो
पहले कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हमने ओवरहेड एक्सपेंडिचर 1,00,000 सोचा था, 1,20,000 लग गया, मतलब 20,000 ज़्यादा लग गया, ये हो गया ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, 20,000 रुपये ज़्यादा लग गया। वॉल्यूम मैंने सोचा था 5,000 लोग आएंगे, आए 4,800 लोग, 200 लोग कम आए, 200 लोग कम आए मतलब 200 लोग अपने कम आए मतलब एडवर्स से। इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है, मैंने जैसे बात किया था नॉर्मल, यहाँ पर 5,000 ज़्यादा है 4,800 से, तो हम हमेशा नॉर्मल लेंगे 20 रुपया, 200 इंटू 20, 4,000 एडवर्स आया। ठीक है, अभी हमने सोचा कि यार ये 200 कम क्यों है ना, तो इसमें अब ना इफिशिएंसी और कैपेसिटी में कैलकुलेशन होगा, इसके आगे का कैलकुलेशन, जैसे फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स इन एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल यूनिट्स इन एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर यूनिट, ये इफिशिएंसी का है। ठीक है, इफिशिएंसी आया तो आवर्स आया। ठीक है, तो एक्चुअल यूनिट इन एक्चुअल आवर्स, हमने एक्चुअल एट द एंड कितना निकला कितने घंटों में, और उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने लग रहे हैं इंटू एक्चुअल रेट पर यूनिट, ये आ गया इफिशिएंसी का। कैपेसिटी टोटल एक्चुअल आवर्स अपने पास कितने थे माइनस कितने बजटेड थे इंटू एक्चुअल रेट पर, इसका सब कैलकुलेशन बनेगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस, कैलेंडर आ गया मतलब डेज आ गया, एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी मतलब क्या आएगा कि एक दिन में कितने घंटे, एक्चुअल आर इन एक्चुअल डेज, बजटेड आर इन एक्चुअल डेज। ठीक है, ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, इसमें आपको बस ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमने सोचा था इतना एक्सपेंडिचर और हो गया इतना, तो ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हमने सोचे थे इतने लोग आएंगे, आए इतने, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, तो एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स। यहाँ पर अपना फिक्स्ड वेरिएंस भी कवर होता है। चलो अभी अपना नेक्स्ट वेरिएंस है सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस एक होता है सेल्स वैल्यू, एक होता है सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, BUTION जो भी सेलिंग, ठीक है, और एक होता है सेल्स मार्जिन। ये 3 तरीके के हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है, कितनी क्वांटिटी बेची। कंट्रीब्यूशन में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल मार्जिन, एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन कितना है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन कितना इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। खत्म, इससे ज़्यादा सेल्स वेरिएंस में कुछ भी नहीं है। सेल्स वैल्यू मतलब एक्चुअली सेलिंग प्राइस 100 रुपये, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस थी 90 रुपये, हमने 10 रुपये ज़्यादा में बेचा, फेवरेबल है। सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अब सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हमारा ये ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, तो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, वैसी मार्जिन में से आएगा एक्चुअल मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कंसीडर ऑलवेज स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे समझेंगे। इसी के साथ अपने सारे के सारे बेसिक वेरिएंसेस का ये अपना क्या बोलते हैं मैं भी भूल गया अपना बेसिक वेरिएंसेस का अपना सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेल्स। ठीक है, अभी अगर आपको ये अच्छे से समझ गया तो ये आपको बोलूँगा बहुत आसान चीज़ें हैं। अभी कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। चलिए, चलो अभी अपने बेसिक वेरिएंसेस सारे कंप्लीट हो गए। अभी हम करने वाले एनालिसिस ऑफ एडवांस वेरिएंसेस, जो अपना चैप्टर का सेकंड कवरेज में। इसमें है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। प्लानिंग, नाम में ही समझो कि प्लानिंग में गलती है। हमने जो साल के स्टार्टिंग में प्लान किया उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो उसका जब अपन एनालिसिस करेंगे तब आता है प्लानिंग वेरिएंसेस। ऑपरेशनल, सिंपली कंपेयर्स द एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट रिवाइज स्टैंडर्ड। ठीक है, ये भी समझो। ऑपरेशन मतलब अपना एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ गलती होगी, तो इसका एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, हाँ, जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट समझी थी साल के स्टार्टिंग में 1,10,000 रुपये, एक्चुअल 1,20,000। एक्चुअल जब 1,20,000 लगी कॉस्ट अपने को, तब अपन ने सोचा होगा यार कि ये
1,10,000 क्या अपन ने सही सोचे थे जब अपने प्लान कर रहे थे बजट का या स्टैंडर्ड का, तब क्या सही अजम्पशंस अपन ने लिए थे, सही चीज़ें सोची थी? अगर अपने को लगा नहीं यार नहीं, कुछ अपने प्लानिंग में गलती हो गई, तब आता है प्लानिंग वेरिएंसेस। और कुछ ऑपरेशंस, कुछ एग्जीक्यूशन में भी गलती हो सकती है, तब आता है ऑपरेशनल वेरिएंसेस। तो हमने रिवाइज कॉस्ट पता करी, ये ठीक है, ये अज्यूम्ड है, ठीक है, अभी के लिए 1,25,000, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज, इन दोनों का डिफरेंस को बोला जाता है वैरिएंस, प्लानिंग वैरिएंस। और रिवाइज्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट को बोला जाता है ऑपरेशनल वैरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोला जाता है एक्स अंटे, रिवाइज कॉस्ट को बोला जाता है एक्स पोस्ट, ठीक है। जैसे अपन ने इसके पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड, फिर रिवाइज्ड और फिर एक्चुअल, ये वैसा ही है सेम, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ बस प्लानिंग में ना, अभी कभी क्या होता है प्लानिंग में, कुछ चीज़ें अपने हाथ में रहती, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती। अगर कोई समझो फ्यूल पंप, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला है, उसके हाथ में फ्यूल प्राइस नहीं रहेगी। हाँ बट अगर वो फ्यूल की जगह अगर गैस यूज़ कर सकता है, उसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल रहता, तो वो कंट्रोलेबल है। तो जो चीज़ कंट्रोल में है ना, उससे बोला जाता है कंट्रोलेबल वेरिएंसेस, और जो चीज़ कंट्रोल में है ही नहीं, उससे बोला जाता है अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस, ठीक है। हाँ, अभी एक इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, मार्केट शेयर वेरिएंस एंड मार्केट साइज वेरिएंस। देखो, जो साइज वेरिएंस है ना, ये और कुछ नहीं, ये प्लानिंग वेरिएंस है, और जो शेयर वेरिएंस है ये है ऑपरेशनल वेरिएंस। सेम वैसे ही चलो, हमने स्टार्टिंग, जैसे हम पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले हैं, हमने सबसे स्टार्टिंग में सोचा कि यार मार्केट का साइज है 1,00,000 यूनिट का, ठीक है। उसके बाद, और मेरा शेयर है 10%, हमारे पास अभी ये डेटा नहीं है ये वाला। हमने सोचा कि यार साइज है मार्केट का टोटल 1,00,000 यूनिट का, और मेरे पास है मेरा 10% शेयर, तो मतलब मैं 10,000 यूनिट की सेलिंग है मेरी, ठीक है। जब मैंने एक्चुअल देखा, तो एक्चुअल में मैंने देखा कि यार मार्केट का साइज 1,50,000 है, और मेरा शेयर 8% ही है, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 1,50,000 का 8%, तो 12,000। अगर मैं ये ऊपर का मेरे को पता ही नहीं होता कुछ, तो मैं बोलता यार 10,000 से तो 12,000, 2,000 तो फेवरेबल है, मैं खुश रहता। बट नहीं, हमारा शेयर कितना था 10%। तो अगर हम रिवाइज करते, अगर हम 1,50,000 यूनिट्स के हिसाब से अगर हम स्टैंडर्ड बनाते, तो 1,50,000 के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड 10% बनता, मतलब 15,000 का स्टैंडर्ड बनता, सही है। अब बोलोगे अरे यार ये तो 3,000 घाटा हो गया मेरा, ये तो 3,000 घाटा हो गया। तो ये जो 3,000 घाटा है ना, इसको बोला जाता है ऑपरेशन मतलब अपना ये शेयर वेरिएंस, ठीक है, मार्केट शेयर वेरिएंस, ठीक है। बजट हमने 1,00,000 का सोचा था, 10,000 यूनिट्स का सोचा था बजटेड, रिवाइज है 15,000 का, तो ये तो 5,000 फेवरेबल है अपने लिए, इसको बोलते हैं साइज वेरिएंस। 5,000 फेवरेबल, 3,000 एडवांस, नेट इन दोनों का हुआ 2,000 एडवर्स। ये जो 10,000 माइनस 12,000 एडवर्स है ना, ये है मार्केट और मार्केट शेयर और मार्केट साइज वेरिएंस। सेम प्लानिंग और ऑपरेशन जैसा है, जैसा यहाँ पर आपने इन दोनों का प्लानिंग लिखा और इन दोनों का ऑपरेशन लिखा ना, तो इन दोनों का आपने लिख देना साइज वेरिएंस, और इन दोनों का लिख देना आपने शेयर वेरिएंस, खत्म, और कुछ नहीं। हाँ बट इसमें ना कैलकुलेशन वैसे नहीं रहेगा, इसमें आपको मार्केट शेयर और ये दिया रहेगा कि आपने कितना बेचा, आपका कितना शेयर था, मार्केट का साइज कितना, ये सब दिया रहेगा। वेरिएंस एनालिसिस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अभी देखो पढ़ते इसमें से। वेरिएंस एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू एक्टिविटी कॉस्ट। अभी एक्टिविटी कौन सी हो सकती है, एक सेटअप एक्टिविटी हो सकती है, प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग। एक्टिविटी तो कुछ भी हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो अपने को प्रोडक्शन करने के लिए नेसेसरी, कोई बैच रहते हैं, जैसे एक बैच में इतना निकले, तो एक बैच अपनी एक्टिविटी है, सेटअप उसे करने को अपनी एक्टिविटी है। प्रोडक्ट टेस्टिंग, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले अपन जो कोई उसका टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई ये सही चीज़ है क्या। प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब अपनी क्या ही एक्टिविटीज़ है करने की। तो एबीसी अप्रोच इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट द ओवरहेड आर बेसिकली वेरिएबल। एबीसी अप्रोच क्या बोलता है, ऑन अजम्पशन दैट ओवरहेड्स जो भी है वो वेरिएबल है, ठीक है, बट वेरिएबल विद द डिलीवरी नंबर्स एंड नॉट विद द आउटपुट, ठीक है। आउटपुट का अगर रहता था तो हमने एक्चुअल क्वांटिटी, वो तो अपन ने मटेरियल में पढ़ लिए, एक्चुअल आवर्स लेबर में पढ़ लिए। तो यहाँ पर है ना, जो इन सबको करने के लिए नंबर ऑफ डिलीवरीज हो गया, उसमें बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसको ना मैं आपको बेसिक 3-4 स्टेप्स बताता हूँ, वही फॉलो करना हमेशा।
डिटरमाइन एक्चुअल आउटपुट कितना है पहले देख लो। डिटरमाइन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यही जो ऊपर वाला है एक्चुअल के लिए कितना स्टैंडर्ड है, और उन दोनों को कंपेयर करो, तो ये आ जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस आपका। इसमें दो है, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक इफिशियंसी वेरिएंस। फिर वही है, इफिशियंसी आर्स में रहती थी, अपन एक्टिविटी बेस्ड में है तो यहाँ पर क्वांटिटी रहेंगी, नंबर ऑफ डिलीवरीज रह सकती है इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्सपेंडिचर हमेशा पैसे की बात करता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या नंबर ऑफ डिलीवरीज, ये भी हो सकता है। अब बेसिक समझ लो, ठीक है। लर्निंग कर्व इंपैक्ट ऑन वेरिएंसेस, ठीक है। ये क्या टॉपिक बोलता है, स्टेडीली डिक्रीजिंग कॉस्ट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ गिवन रिपीटेटिव ऑपरेशन। स्टेडीली डिक्रीजिंग कॉस्ट, अगर आप कोई चीज रिपीटेटिव करते रहो, एक ही चीज अगर आप एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ऐसे 100 बार करो, तो आपकी कॉस्ट कम लगती जाएगी, आपकी इफिशियंसी बढ़ती जाएगी। एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस, पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन बिकम्स मोर इफिशियंट। सही है। आज जैसे मैं पहला लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो शायद मेरी कहीं ना कहीं गलती होगी, बट अगर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ रोज तो मेरा टाइमिंग कम होगा, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे, मैं आप लोगों को अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा, तो मेरी इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है। ईच एडिशनल यूनिट टेक्स लेस टाइम टू प्रोड्यूस, जैसे मैंने कहा अगला लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तो शायद इससे कम टाइम लगेगा, उससे अगला करूंगा तो मेरे कंसेप्ट्स और अच्छे बने रहेंगे, मुझे और लेस टाइम लगेगा, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। ऐसा धीरे धीरे होते रहेगा, कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट तो नहीं होती है ना, इट टेक्स टाइम, सब चीजें टाइम लेती है। अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपीरियंसेस गेन इज रिफ्लेक्टेड इन डिक्रीज इन मैनर्स और कॉस्ट। देखो आपने जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मेरा इंप्रूवमेंट हुआ, तो मेरा ये जो इंप्रूवमेंट हुआ ये किस चीज़ में, ये पैसे में तो नहीं दिखेगा ना, ये किस चीज़ में दिखेगा। हाँ, अगर मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग रहता है तो शायद मेरे नंबर ऑफ आवर्स बच जाएंगे, जिससे मेरा लेबर का जो रेट पेमेंट करता है वो बच जाएगा, तो मेरा अमाउंट में कैलकुलेशन है। बट नॉर्मल अभी अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो मेरा गेन क्या होगा, मेरे को नंबर ऑफ आवर्स कम लगेंगे, आपको इफिशिएंटली पढ़ा पाऊंगा, ये है गेन। वही बोला, अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपीरियंस गेन इज रिफ्लेक्टेड इन अ डिक्रीज इन मैन आवर्स और कॉस्ट, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी बैच और यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है माइनस एक्चुअल टाइम, लर्निंग कर्व बोलता है ये, ठीक है। फिर है रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। व्हेन कंपनी इज हैविंग स्कैरसिटी, मतलब लिमिटेड of input, it may have to lose contribution if input is not utilized properly. This approach suggests that lost contribution should be considered in variance analysis. ये क्या होता है, अगर अपने पास कोई भी चीज लिमिट में है, चलो एकदम अपने पास अनलिमिटेड नहीं है, कोई भी चीज मैन आवर्स हो सकता है, कैपेसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो लिमिटिंग फैक्टर को अगर अपन ने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो क्या हो सकता है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हो सकता है। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो कंट्रीब्यूशन आपका लॉस हो रहा है ना, लॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ये आपको कंसीडर करना है वेरिएंस एनालिसिस में, यही बोलता है। इसका एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डिमांड है 2000 इनपुट की यूनिट्स की, कंट्रीब्यूशन है 8 पर यूनिट, लेबर आवर्स आर लिमिटेड। चलो हाँ देखो, लेबर आवर्स आर लिमिटेड, अगर ये लिमिटेड है और अगर मैं ये लेबर आवर्स बराबर यूटिलाइज नहीं करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। बट अगर मैं इस लेबर आवर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करता हूँ ऑप्टिमम, तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं होगा। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो ये कंट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, जो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा उसे कंसिडर करो, उसे सोचो उसके बारे में क्यों। चलो अभी डिमांड 2000 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रुपये का है, लेबर आवर्स आर लिमिटेड 8 घंटे पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने को 8 घंटे लगते हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन 1800 यूनिट, एक्चुअल टाइम टेकन 14800। चलो ठीक है, अभी मैं बात करूं, एक यूनिट बनाने को 8 घंटे लगते हैं, मेरे को बनाने 2000, तो 2000 इंटू 8 कितने लग रहे, 16000, ठीक है। डिमांड 16000, ठीक है। एक्चुअल में कितने लिए मैंने, 14800, ठीक है, और 1800 यूनिट बनाए, सही है। तो 14800 डिवाइडेड बाय 1800, 8.22 आवर्स पर यूनिट, मतलब देखो तुम्हारे यहाँ तुमने 8 घंटे लेना था एक के लिए, तुमने 0.22 ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड हो गया, ये एक्चुअल अपने को रिवाइज बनाना पड़ेगा। अगर 1800 घंटे के लिए 8 के हिसाब से बना तो कितना टाइम लगता, 1800 यूनिट इंटू 8 घंटे, 14400, मतलब अपने 400 आवर्स ज़्यादा ले लिए। अब 400 आवर्स जब अपने ज़्यादा ले लिए और एक यूनिट का लॉस, एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अपना 8, ठीक है, अपन ने 400 आवर्स ज़्यादा ले लिए, ठीक है। एक
यूनिट का कंट्रीब्यूशन 8, तो अपन ने ऐसे कितने यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन गवाए? 50 यूनिट्स का। ये कैलकुलेशन यहां पर किया है। वेरिएंस एनालिसिस एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग, ये थ्रूपुट अकाउंटिंग ना अपने को एक और चैप्टर में है, वहां पर अपन अच्छे से इसका कंसेप्ट समझेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा इसका स्टेटमेंट लाइन दिया हुआ है, पढ़ लेते। फर्म में फाइंड दैट इट अटेन्स एक्सीलेंट इफिशिएंसी एंड प्राइस वेरिएंस बाय हैविंग लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग राउंड्स एंड बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी। ये आपने इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ा होगा, है ना। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या बोलता है? फोकस ऑन एंटिटी एज अ होल। ठीक है, अब ये याद नहीं रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये चैप्टर में इसका इतना काम ही नहीं है, ना कोई क्वेश्चन में आया है अब तक, ना कहीं आया हुआ है। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट हाई टेक्नोलॉजी फॉर्म्स। In the high technology environment that is emerging, many costs that once were largely variable have become fixed. बिल्कुल। एक बात बताओ, जो अभी हाईली टेक्नोलॉजी कंपनीज चल रही है, वहां पर अपन क्या सोचते थे कि यार ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करते हैं, ठीक है, ये लेबर है एक तरीके से, तो लेबर का खर्चा तो अपन वेरिएबल मानते हैं हमेशा। बट अब क्या हुआ ना, कंपनी ना क्या करती है कि ये जो हाईली स्किल्ड होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, जो भी हो गए, तो इन लोगों को ना गंवाना नहीं चाहती, तो इन लोगों को ना फिक्स पेमेंट देती है। तो ये कंसेप्ट यही बोलता है कि ये ना अभी एक फिक्स बन गया वेरिएबल से हटके। वेरिएंस एनालिसिस इज प्लेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। Much of the manufacturing labor consists of highly skilled experts, operator, programmer, which are largely committed cost. Firms don't want to take a risk losing such highly trained personnel even doing an economic downturn. जैसे कोविड में आया था, फिर भी उन्होंने जो सीनियर लोग हैं उनको नहीं निकाला। ठीक है, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको तो लेबर में कंसिडर किया, उनको तो उनकी जॉब चली गई बेचारों की। ठीक है, द रिजल्ट्स इज लेस डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड मोर ओवरहेड, नॉट अ कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू वेरी विद आउटपुट। तो जो डायरेक्ट ये कैसे, अभी जो सीनियर लेवल को पे करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ, इन लोगों को थोड़ी निकालने वाले, ये तो तुम्हें देना ही है खर्चा। ये लेबर एक तरीके से हम इसको वेरिएबल मान सकते हैं, बट ये है तो फिक्स। अगर तुम इसके बैकग्राउंड में जाके देखते हो, ये तो है फिक्स, देना ही है तुम लोगों को। यही बोलता है ये कंसेप्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर, activity based costing can provide an effective basis for variance analysis of overhead in service sector organization, although this may need significant time and efforts in implementation of MIS. इतना ही बोलता है ये कंसेप्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर, एक्चुअल यूनिट कॉस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस एंड कंपेयर्ड विद एस्टिमेटेड। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में क्या बोलता है कि एक्चुअल यूनिट कॉस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड ऑन फाइनेंशियल सिस्टम में रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू टेक अकाउंट्स ऑफ ट्रेड पेबल, अक्रूवल्स, टाइमिंग डिफरेंस। मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, खर्चा है अपना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिपोर्टेड ऑन फाइनेंशियल सिस्टम में रिक्वायर सम मॉडिफिकेशन। बिल्कुल, कुछ टाइम लग सकता है। अपन ने उनसे सर्विस ले ली या कुछ माल खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिए, बट अपन ने उनको पे ही नहीं किया, मॉडिफिकेशन लगेगा। अक्रूवल्स, कुछ अपन ने उनकी सर्विसेज यूज कर ली, बट वी हैव अपने उसके लिए पे नहीं किए, अक्रूवल्स। टाइमिंग डिफरेंस, सम कॉस्ट आर नॉट इनकर्ड इवन थ्रू आउट द ईयर। कोई हो सकता है ना कि मार्च के हर साल में जैसे हर महीने का खर्चा, एक महीने का 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 इवनली किसी खर्चे, तो अपने को हो सकता है उसका एवरेज करके कैलकुलेट करना पड़े, मॉडिफिकेशन लगेगा, वही चीज़ है। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये ना मैंने जैसे आपको कहा था, एक रिकन्सिलेशन के साथ पढ़ेंगे। अभी ये रिकन्सिलेशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब आप समझो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आपने इसके पहले के जो भी मैंने आपको वेरिएंसेस पढ़ा है या आपको जो भी कैलकुलेशंस पता है, वो अगर आपके क्लियर है तो अपन इसमें आगे जा सकते हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले उसे फिर से देखिए, उन फॉर्मूले को फिर से लर्न कर लीजिए और फिर इसे देखना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, समटाइम्स ऑल और अ फ्यू वेरिएंसेस एंड एक्चुअल डेटा आर मेड अवेलेबल एंड फॉर्म दैट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट शीट एंड टू रिकन्साइल द बजट प्रॉफिट विद एन एक्चुअल। वही साल के स्टार्ट में जो तुमने बनाया उसे तुम्हें कंपेयर करना है साल के एंड के साथ और पता करना है वही डिफरेंस क्यों है, कहाँ है। ठीक है, जस्ट मैं पानी पीता हूँ। चलो कंटिन्यू। ठीक है, इसमें फिर वही कंसेप्ट आने वाला है जो मैंने आपको पढ़ाया था, स्टैंडर्ड, एक्चुअल और रिवाइज। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में।
अगर आपका ये चीज़ क्लियर है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जा सकती, कहीं दिक्कत नहीं जा सकती, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको ये एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ और आपका रिकंसिलिएशन इतना इजी हो जाए, आपको इतना इजी लगेगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। बस आपको क्वेश्चन करने की हिम्मत करनी है, क्वेश्चंस लेके बैठना है। और आपको बता दूं मैं कि ये पूरे चैप्टर कंसेप्ट होने के बाद मैं स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस यहीं पर कवर करने वाला हूँ। तो आपको, और इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एग्जाम के पहले आप ये वीडियो चालू करना और विद इन 20 और 25 मैक्स 30 मिनट्स में आप ये सारे टेस्ट योर नॉलेज के इलिस्ट्रेशंस एग्जाम्पल सारे आपके कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग केस स्टडीज। और एक मैं स्पेशल एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पास्ट क्वेश्चन पेपर्स के आरटीपीएमटी सबके क्वेश्चंस भी आपको, मतलब एग्जाम के पहले अगर कुछ छूट गया आप बस कान में ईयरफोन्स लगा लो, वीडियो सुन लो, आपके क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। चलो तो अभी हम कर रहे हैं रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अभी ये कंसेप्ट क्या बोलता है, वैसे ही फिर से पर्टिकुलर्स, ये एग्जांपल है, मत लिखना क्योंकि मैं आपको आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा। स्टैंडर्ड्स, रिवाइज्ड और एक्चुअल, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। आप इसी को अच्छे से समझ लो, इस कंसेप्ट को यहीं पर, ठीक है। आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपने अभी अच्छे से नहीं सुना तो शायद आपको थोड़ा दिक्कत जाने लगे, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो ठीक है, चलो तो हमने स्टैंडर्ड कितने का है, 1000 यूनिट्स का, और एक्चुअल में कितने बिके, 1200 यूनिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स पर यूनिट 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये, कॉन्ट्रीब्यूशन 8 रुपये, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट ये तो टोटल में रहेगा 5000 रुपये, ठीक है। और एक प्रॉफिट, ठीक है। हमने 1000 यूनिट इंटू 10,000, सही है। 1000 इंटू 2000, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया अपना 8000, 8000 माइनस 5000, 3000। ये हमने साल के स्टार्टिंग में सोचा स्टैंडर्ड बनाते वक्त, ठीक है। रिवाइज बाद में, पहले एक्चुअल। एक्चुअल में ना हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगी 11 रुपये, तो हमने 1200 बेचे 11 के भाव से, मतलब 13,200, ठीक है। अपना यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट लग गया अपने को 2.5 रुपये, तो 1200 इंटू 2.5, 3000 रुपये, ठीक है। 10,200 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट लग गया अपने को 5,500, 10,200 माइनस 5,500, 4,700, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब या कोई भी कॉस्ट वेरिएंस निकालते, कोई भी कॉस्ट, तो हम इन दोनों को कंपेयर करते, तो हमारा टोटल 1700 रुपये, ये तो फेवरेबल आ रहा है ना। मतलब कि 3000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, अपना 4700 का प्रॉफिट हो, मतलब 1700 का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। पर इसमें अब रेट का कितना डिफरेंस है, क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो पता ही नहीं है ना। और जब रिकंसिलेशन करेंगे अपन लोग तो अपने को ये वेरिएबल, मटेरियल, लेबर, इन सब का निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो इसलिए ना हम क्या करेंगे, पहले एक्चुअल के लिए जितना एक्चुअल हुआ इसके लिए अगर स्टैंडर्ड होता तो कितना होता, तो यूनिट्स 1200 ले लिए क्योंकि रिवाइज तो 1200 के लिए होता, रेट स्टैंडर्ड ही होता तो 10 ही होता, 1200 के साथ 12,000 हो जाता, ये 2 रुपये के हिसाब से ये 2400 हो जाता, ये आ जाता अपना 9,600। फिक्स कॉस्ट 5,000 ही होता, ये हो गया अपना 4,600, ठीक है। ये अपने को पता चला रिवाइज, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड अगर हम इतना एक्चुअल किए, ठीक है। इसके लिए अगर हम स्टैंडर्ड हमारा होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, ये होता। तब अपने को पता चला कि ये 3000 और स्टैंडर्ड में ही अपना जो अपना स्टैंडर्ड बना उसी में गलती है अपनी 1600 की, ठीक। अपन ने कम बनाया, यहाँ तो 100 रुपये का ही डिफरेंस है,
ये हो गया 1600 1700। अभी अपने को करना है इसको रिकंसाइल। यार इसको रिकंसिलेशन कैसे करें, है ना? तो इस रिकंसिलेशन के लिए ना दो कंसेप्ट आते हैं जो अपन ने स्टैंडर्ड मार्जिन, जो मैंने आपको बोला था ना, एक मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और एक है एब्सॉर्प्शन। आप टेंशन मत लो, मैं पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल का ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है? मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है, इन दिस अप्रोच वी कंपेयर स्टैंडर्ड विथ रिवाइज्ड, मतलब जो ये स्टैंडर्ड है इसको कंपेयर करेंगे इस रिवाइज के साथ, ठीक है? दैट इज, तुम एक काम करो, ठीक है? ये स्टैंडर्ड और रिवाइज है, या तो ये रेड पेंसिल ले लेता हूँ मैं अभी, ये स्टैंड कंट्रीब्यूशन को रिवाइज कर लो, मतलब है ना, स्टैंडर्ड और रिवाइज, तो ये कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड एस टी ए माइनस रिवाइज्ड, मतलब 8000 माइनस 9600, है ना? 1600 फेवरेबल ही है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है भाई, फेवरेबल है। या दूसरा है, आप धीरे धीरे प्रॉफिट को रिकंसाइल करो, 3000, ये भी 1600 आएगा, 3000 माइनस 4600, 1600 फेवरेबल। मार्जिनल कॉस्टिंग ये बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट, इन दोनों में से किसी को भी रिकंसाइल करो, कंपेयर कर लो रिवाइज्ड को और स्टैंडर्ड को, रिवाइज स्टैंडर्ड को और ओरिजिनल स्टैंडर्ड को, इन दोनों को कंपेयर कर लो। ये कौन बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, याद रखना। अब एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है, अभी देखो हमने कंट्रीब्यूशन देखा, अब बीच में है फिक्स कॉस्ट, अब इसी को रिकंसाइल करना है, तो दूसरा मेथड होगा एक फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इन दोनों को रिकंसाइल करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये 1600 अपना आ गया एक तरीके से। अभी ये 1600 ही अपन दूसरे तरीके से लाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट, अभी इसमें क्या कंपेयर है, इन दिस अप्रोच वी कंपेयर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? फिक्स कॉस्ट अपन क्या करते थे कि पर यूनिट अपन फिक्स कॉस्ट रिकवर करते थे, तो यहां पर फिक्स कॉस्ट कैसे कंपेयर होगा, डिफरेंस इन क्वांटिटी, ठीक है, इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। क्वांटिटी कितना डिफरेंस है, 1200 और 1000, 200 का डिफरेंस है। फिक्स कॉस्ट कितना है, 5000, ठीक है? ओरिजिनल कितना था, 1000, मतलब 5 रुपये पर, ये क्या 1000 फेवरेबल, सही है? ठीक है, प्रॉफिट डिफरेंस इन क्वांटिटी, फिर 200 क्वांटिटी में डिफरेंस है, प्रॉफिट 3000 डिवाइडेड बाय 3 रुपये, 600, ये आ गया फेवरेबल। फिर आ गया 1600 फेवरेबल, यही है, फिर आ गया 1600 फेवरेबल, ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग ये होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, तुम कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट को ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड को कंपेयर कर लो। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है, तुम फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को कंपेयर करो। फिक्स कॉस्ट को एक काम, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालो, डिफरेंस इन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। और दूसरा प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकालो और उसको डिफरेंस इन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर ये 1600 मैच करेगा, दोनों का सेम आएगा। अभी बचा 100 रुपये अपने को मैच करना है, इन दोनों का डिफरेंस है 100, ठीक। ठीक है, हो गया। अभी टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन क्या बोलता है, एक नॉर्मल आपको ओवरव्यू हाँ बता दूं। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जब आप वेरिएंसेस के इंटरप्रिटेशन करोगे ना, तो इंटरप्रिटेशन में सजेस्ट पॉसिबल कॉजेस ऑफ वेरिएंसेस, वो बताएगा इंटरप्रिटेशन कि आपको ये वेरिएंसेस क्यों हो रहे हैं, बट इन्वेस्टिगेशन मस्ट अराइव एट डिफिनाइट conclusion about the cause of variances so that the action to correct the variance can be effective. बट इन्वेस्टिगेशन आपको करेक्ट एकदम डेफिनेट कंक्लूजन बताए, इसलिए इसमें कौन से फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं, साइज, टाइप ऑफ वेरिएंसेस, कॉस्ट, पैटर्न
बजटरी, ठीक है। साइज क्या बोलता है, अ स्टैंडर्ड इज सीन एज एन एवरेज ऑफ द एस्टिमेट एंड देयरफॉर स्मॉल वेरिएशन सीन फ्रॉम द स्टैंडर्ड शुड बी इग्नोर्ड एंड नॉट इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। Organization can establish a limit and the variance seen beyond those limits should be undertaken for further investigation. ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी लिमिट लगाई तो हम उसके बियॉन्ड अगर कुछ वेरिएंसेस हो रहे तो हम चेक करेंगे, उसे हम इन्वेस्टिगेशन में लेंगे, कंसिडर करेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, अगर एडवांस वेरिएंसेस ज़्यादा है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ फेवरेबल। कॉस्ट एसोसिएटेड विद अंडरटेकिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड, ये तो हर चीज़ में है। अब एक बात ध्यान रखो, कॉस्ट अगर हमारे बेनिफिट से ज़्यादा है तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। अगर हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में कॉस्ट कम लग रही है, तो वो चीज़ अपने लिए फायदेमंद, यही बात करता है वो। पैटर्न इन वेरिएंस, द वेरिएंसेस नीड टू बी मॉनिटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, कोई भी वेरिएंस अगर सेल फेवरेबल आ रहा, या तो फेवरेबल एडवर्स फेवरेबल, ऐसा कुछ भी ऊपर नीचे हो, तो उसे पैटर्न को देखो। बजटरी प्रोसेस, in case the budgetary process is uncontrollable and unrealistic, then the investigation should be re-evaluating the budgetary rather than undertaking investigation. अरे तुमने बजट कोई अनरियलिस्टिक बजट बनाया, जो हासिल किया वो बजट कभी टारगेट मीट ही नहीं किया जा सकता, तो इन्वेस्टिगेशन करके क्या फायदा। तुम यार पहले बजट को तो रिवाइज कराओ, ठीक है। इसके लिए दो मेथड है, एक सिंपल रूल थंब मेथड और स्टैटिस्टिकल। इसको एक आसान भाषा में आपको बता दूँ, हमने एक परसेंटेज सेट किया, यार ये 20% से ज़्यादा है तो रहेगा थंब रूल, 20% से नीचे है तो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं, उससे ज़्यादा है तो इन्वेस्टिगेट करो, बस यही बोलता है। इट इज़ एन आर्बिट्री क्राइटेरिया सच एज इन्वेस्टिगेटिंग इन द एब्सोल्यूट साइज ऑफ वेरिएंस इज ग्रेटर दैन अ सर्टेन अमाउंट और इन द रेशियो ऑफ द वेरिएंस ऑफ टोटल कॉस्ट एक्सीड द सम प्री डिटरमाइंड परसेंटेज, वही बोला है उसने। स्टैटिस्टिकल डन, स्टैटिस्टिकल टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स आर पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट अज्यूम दैट सिस्टम इज इन कंट्रोल, और दूसरा बोलेंगे आउट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर है तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल तो इन्वेस्टिगेट करो, खत्म। पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंसेस, ठीक है। ये चैप्टर अपना खत्म होने पर ही है, कुछ ज़्यादा बचा नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। इसके एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, एक चीज़ की दूसरे चीज़ पर कैसे, चलो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चलो मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज पे, समझो कोई 10 रुपये की चीज़ है, अगर हम 1 लाख क्वांटिटी में खरीदते हैं तो अब क्वांटिटी हो गया यूसेज, 10 रुपये हो गया रेट, ठीक है। अगर आप सोचो, अगर ये चीज़ मैं एक और मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इसका, ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी, थोड़ा उसकी क्वालिटी कम है, ये 8 रुपये मिल रहा है, तो अपन इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यार 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये मिल रही है, मतलब इसकी क्वालिटी ज़रूर खराब होगी, चीप क्वालिटी होगी, ठीक है। ओ, तो क्वालिटी का इंटरडिपेंडेंस हो गया प्राइस पे, ठीक है। वैसे ही अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार ये 10 रुपये की चीज़ है मार्केट में और मेरे को 12 में मिल रही है, तो मैं क्या सोचूंगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अपना यूसेज क्वालिटी उधर तो क्वांटिटी ये तो अच्छा हो गया, बट यार अपना इधर ये अपना रेट प्राइस वेरिएंस गड़बड़ हो गया। यूज ऑफ चीपर मटेरियल विच इज पुअर क्वालिटी, द मटेरियल प्राइस वेरिएंस विल बी फेवरेबल, जो मैंने आपको बात की, इसका एडवर्स वाइस वर्सा वो हो जाएगा। अगर हमने ज़्यादा स्किल्ड लेबर यूज़ किए तो रेट वेरिएंस ज़्यादा होगा, कम अनस्किल्ड लेबर काम किए रेट वेरिएंस फेवरेबल होगा, बट उधर अपनी क्वांटिटी खराब हो जाएगी, यही बोलता है, ठीक है। वैसे ही सारे आप इंटरडिपेंडेंस बस सोचो, अगर ये ज़्यादा हो गया तो इससे इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये इस पे इफेक्ट है तो इससे इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर रेट, लेबर इफिशिएंसी, ओवरहेड, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये थ्योरी पार्ट है, आप एक बार देख लेना। वैसे आपको जितना मैंने बताया उसमें आपको समझ ही जाएगा कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस एंड बिहेवियरल इश्यूज, बस हमें वेरिएंसेस को रिपोर्टिंग कैसे करना है, एनालिसिस करने का, ये उसमें दिया हुआ है। और बिहेवियरल इश्यूज, नेगेटिव पर्सपेक्शन क्या है, बिहेवियर कनेक्टेड विद वेरिएंस एनालिसिस कुड बी मैनेज्ड बाय पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयज ड्यूरिंग, ठीक है, इतना कुछ इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, ये पॉइंट्स देख लेना। इसी के साथ कंप्लीट होता है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कवर करता हूँ मैं।